कहानी की शुरुआत में हम वेडनेसडे एडम्स को देखते हैं, जो कि अपने स्कूल में होती है और यहाँ कुछ लड़कों ने उसके भाई को बुली करके लॉकर में बंद कर दिया होता है। वेडनेसडे अपने भाई का बदला लेने का फैसला करती है। वो अपने भाई को छूती है और तभी उसे कुछ विजन्स दिखने लगते हैं, जिनमें वेडनेसडे उन सभी लड़कों को देख लेती है जिन्होंने उसके भाई को बुली किया था। और फिर वेडनेसडे उनके पास जाती है, जो कि स्विमिंग कर रहे होते हैं। वेडनेसडे उस स्विमिंग पूल में पिराना फिश डालकर उन्हें मारने की कोशिश करती है और वेडनेसडे को इस समय काफी मजा आ रहा होता है। उसे लोगों को मरते हुए देखना, उनके साथ काटपीट करना काफी पसंद होता है। बेसिकली वो डार्क पर्सनालिटी की होती है। अब यहाँ वेडनेसडे को इस हरकत के बाद उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है और ये पहली बार नहीं होता। इससे पहले भी उसे कई स्कूल से निकाला जा चुका था। इसलिए अब उसकी मॉम मार्केशिया और उसके डैड गोमेज एडम्स उसे नेवरमोर एकेडमी में डालने जाते हैं, जो स्कूल आउटकास्ट के लिए होता है। और यही उसके मॉम डैड भी कभी इसी स्कूल में थे, लेकिन वेडनेसडे को यहाँ नहीं जाना था क्योंकि इस स्कूल में कभी उसकी मॉम भी थी और वेडनेसडे को उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना था। इसलिए वो अपने मॉम डैड को पहले ही वार्न कर देती है कि वो स्कूल से भाग जाएगी। इसके बाद अब वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी जाती है, जहाँ की प्रिंसिपल लारिसा वीम्स होती हैं, जो कि एक समय पर इसी स्कूल में वेडनेसडे की मॉम की रूममेट थी। यहाँ वेडनेसडे को इस स्कूल में ले लिया जाता है और अब से उसे यही रहना होगा। प्रिंसिपल वीम्स वेडनेसडे को उसका रूम और उसके रूममेट से बुलवाती हैं, जिसका नाम इनिड होता है। और ये वेडनेसडे की बिल्कुल अपोजिट पर्सनालिटी की होती है, जहाँ वेडनेसडे को दोस्त बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, वहीं इनिड को ये सब काफी अच्छा लगता है। इनिड वेडनेसडे को स्कूल दिखाती है और इस स्कूल में कोई भी नॉर्मल नहीं होता। यहाँ कुछ बच्चे वैम्पायर्स होते हैं, कुछ वेयरवुल्फ जिनमें इनिड भी होती है और कुछ सायरन जो कि अपने सॉन्ग की मदद से किसी को भी वश में करके उससे कुछ भी करवा सकते हैं। अब इसके बाद वेडनेसडे के पेरेंट्स उस पर नजर रखने के लिए एक कटे हुए हाथ को यहाँ छोड़ते हैं, जिसका नाम थिंग होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिस पर एक मॉन्स्टर हमला करके उसे मार देता है। और यहाँ के शेरिफ गैल्पिन इसी केस पर रिसर्च करके कई दिनों से उस मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और शेरिफ गैल्पिन को नेवरमोर एकेडमी पर ही शक होता है। वहीं दूसरी तरफ वेडनेसडे की उसकी रूममेट इनिड के साथ फाइट होने वाली होती है और तभी वेडनेसडे से मिलने एक टीचर मिस थॉर्नेल यहाँ आती हैं। वो वेडनेसडे से कहती है कि उम्मीद है कि इनिड ने तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखा होगा, जिस पर वेडनेसडे कहती है कि इतना ज्यादा कि मेरा यहाँ दम घुट रहा है और मैं इसे भी ऐसा ही एहसास दूंगी जब ये सो रही होगी। अब यहाँ मिस थॉर्नेल वेडनेसडे को सारे रूल समझाकर यहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन वेडनेसडे एक लड़के रोवन से मिलती है, जो कि बियांका से फाइट में हार चुका होता है। बियांका इस पूरे स्कूल में सबसे पॉपुलर होती है और उसे फाइट में कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अब वेडनेसडे बियांका को चैलेंज करती है और उससे फाइट करती है। वेडनेसडे बियांका को काफी अच्छी टक्कर देती है, मगर लास्ट में हार जाती है। इससे वेडनेसडे को खुद पर काफी गुस्सा आता है। अब जब वो यहाँ से जा रही होती है तो कोई उसे यहाँ मारने की कोशिश करता है, मगर जेवियर नाम का एक लड़का वेडनेसडे को बचा लेता है। जेवियर बचपन में वेडनेसडे से मिल चुका था, लेकिन वेडनेसडे को ये सब कुछ ठीक से याद नहीं होता। अब इसके बाद जब वेडनेसडे अपनी नोवेल पर काम कर रही होती है तो तभी वो थिंक अप कर लेती है और उसे मारने की धमकी देकर अपना साथ देने के लिए कहती है और यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। और फिर जब वो प्रिंसिपल वीम्स के साथ थेरेपी सेशन में डॉक्टर किनबर्ट के पास जाती है तो यहाँ से वो बहाना बनाकर इस घर से निकल जाती है और इस शहर से भागने की कोशिश करती है। इसी दौरान वो एक आदमी से टकरा जाती है और वेडनेसडे विजन्स में देखती है कि इस आदमी का एक्सीडेंट होने वाला है। और इसके बाद वेडनेसडे एक कैफे में जाती है, जहाँ वो एक लड़के टाइलर से मिलती है, जिसकी कॉफी मशीन खराब हो गई होती है। वेडनेसडे उसकी कॉफी मशीन ठीक करने के बदले में उसे यहाँ से निकालने में मदद करने के लिए कहती है। टाइलर भी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर वेडनेसडे से कहता है कि उसकी शिफ्ट खत्म होने में भी टाइम है, इसलिए वेडनेसडे यहाँ रुककर टाइलर की शिफ्ट खत्म होने का इंतजार करने लगती है। अब तब यहाँ 3 लड़के आकर वेडनेसडे को छेड़ने लगते हैं, जिस पर वेडनेसडे उनसे फाइट करके उन्हें सबक सिखाती है। तभी यहाँ शेरिफ गैल्पिन भी आ जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि शेरिफ टाइलर के डैड हैं। टाइलर उनसे कहता है कि ये सब कस्टमर को परेशान कर रहे थे, इसलिए वेडनेसडे ने अकेले ही इनका ये हाल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल वीम्स और डॉक्टर किनबर्ट को पता चल जाता है कि वेडनेसडे यहाँ से भाग गई है, इसलिए प्रिंसिपल वीम्स वेडनेसडे को ढूंढते हुए इस कैफे में आ जाती हैं। अब यहाँ शेरिफ को पता चलता है कि वेडनेसडे का पूरा नाम वेडनेसडे एडम्स है और वो गोमेज एडम्स की बेटी है। और ये जानकर शेरिफ कहता है कि गोमेज एडम्स को तो मर्डर करने के लिए जेल में होना चाहिए। अब इसके बाद प्रिंसिपल वीम्स उसे अपने साथ ले जाती हैं। वेडनेसडे प्रिंसिपल वीम्स से पूछती है कि वो मेरे डैड वाली बात क्या थी, लेकिन प्रिंसिपल वीम्स कहती है कि उन्हें ये नहीं पता। अब यहाँ ये दोनों देखते हैं कि उसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया है जिससे वेडनेसडे टकराई थी। यहाँ वेडनेसडे दूर से देखकर कह देती है कि ड्राइवर की गर्दन टूट चुकी है, क्योंकि वेडनेसडे ने ये सब कुछ पहले ही अपने विजन्स में देख लिया था। और यहाँ अब प्रिंसिपल वीम्स भी समझ जाते हैं कि वेडनेसडे को विजन्स आते हैं। अब इसके बाद ये वापस नेवरमोर जाते हैं। फिर रात में हम उसी लड़के रोवन को देखते हैं, जो कि एक सीक्रेट लाइब्रेरी में जाता है और एक बुक से एक पेज निकालता है जिसमें वेडनेसडे एक आदमी के साथ फाइट कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ वेडनेसडे वायलिन बजा रही होती है और तभी यहाँ इनिड आ जाती है। इनिड थिंग से मिलती है। फिर वेडनेसडे इनिड से पूछती है कि वो भी तो एक वेयरवुल्फ है, तो वो बाकी वेयरवुल्फ बच्चों की तरह आज रात वेयरवुल्फ क्यों नहीं बनी है, जिस पर इनिड उसे बताती है कि वो अब तक वेयरवुल्फ बनना नहीं सीख पाई है।
और इसी वजह से इनिट काफी दुखी भी होती है। इसके बाद वेंसडे इनिट के लैपटॉप की मदद से टाइलर से कांटेक्ट करती है और बताती है कि इस वीकेंड यहाँ फेस्टिवल होने वाला है जिसमें सभी नेवरमोंड के स्टूडेंट जाएंगे, और वेंसडे वहीं से भागने का प्लान बनाती है और टाइलर से भागने में मदद करने के लिए कहती है। टाइलर भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद उसी फेस्टिवल को दिखाया जाता है जहाँ अब नेवरमोंड एकेडमी के सभी स्टूडेंट और वेंसडे यहाँ आ जाते हैं। टाइलर भी उस फेस्टिवल में आ जाता है, लेकिन प्रिंसिपल वीम्स वेंसडे पर नजर रख रही होती हैं। यही जेवियर वेंसडे से बात करने की कोशिश करता है। अब तभी यहाँ टाइलर भी आ जाता है। फिर इसके बाद वेंसडे प्रिंसिपल वीम्स का ध्यान भटकाकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर तभी वो रोवन से टकरा जाती है और विजन्स में देखती है कि रोवन पर एक मॉन्स्टर हमला करके उसे मारने वाला है। और वेंसडे यहाँ देखती है कि रोवन एक जंगल की तरफ जा रहा है। ये देखकर वेंसडे उसके पीछे उसे बचाने के लिए भागती है और रोवन से कहती है कि रुक जाओ, तुम खतरे में हो। लेकिन रोवन कहता है कि खतरे में मैं नहीं बल्कि तुम हो, और ये कहकर रोवन वेंसडे पर हमला कर देता है और अपनी पावर से उसे मारने की कोशिश करता है। और फिर रोवन उसे वही पिक्चर दिखाता है और कहता है कि इसमें तुम हो, और ये पिक्चर मेरी मॉम ने तब बनाई थी जब वो नेवरमोर की स्टूडेंट थी, और मरने से पहले उन्होंने मुझे बताया था कि जब ये लड़की यानी वेंसडे नेवरमोर में आएगी तो उसकी वजह से ये पूरा स्कूल और नेवरमोर तबाह हो जाएगा। और इस चीज को होने से रोकने के लिए रोवन वेंसडे को मारना चाहता है। अब तभी यहाँ एक मॉन्स्टर आकर रोवन पर हमला करके उसे उसी तरह मार देता है जैसे वेंसडे ने अपने विजन्स में देखा था, और फिर वो रोवन को मारकर यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद यहाँ वेंसडे की जान बच जाती है और फिर वेंसडे उस पिक्चर को अपने पास रख लेती है। और अब वेंसडे को ये स्कूल काफी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि इस स्कूल के फर्स्ट वीक में ही वो 2 बार मारने से बची, और उसे पता चला कि उसके रेड एक किलर है और किसी वजह से खुद वेंसडे इस स्कूल को तबाह कर सकती है। और इसी वजह से अब वेंसडे इस पूरी क्राइम मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए यहाँ रुकने का फैसला करती है, जिसके साथ ही ये फर्स्ट एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब यहाँ से वेंसडे एडम्स का सेकंड एपिसोड स्टार्ट होता है, जहां हम शेरिफ गैल्पिन को देखते हैं जो कि अपनी पूरी टीम के साथ वेंसडे के कहने पर यहाँ जंगलों में रोवन की डेड बॉडी को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ उन्हें काफी देर तक छानबीन करने के बाद भी रोवन की डेड बॉडी या उससे जुड़ी कोई भी चीज नहीं मिलती, मगर शेरिफ गैल्पिन को पूरा यकीन होता है कि इन जंगलों में जरूर एक मॉन्स्टर है जो कि अब तक कई लोगों को मार चुका है। शेरिफ को ये भी लगता है कि वो मॉन्स्टर जरूर नेवरमोर का कोई स्टूडेंट ही होगा, लेकिन प्रिंसिपल वीम्स अपने स्कूल को बचाने के लिए कहती है कि वो मॉन्स्टर जरूर कोई भालू होगा। अब यहाँ वेंसडे शेरिफ से अकेले में बात करती है और कहती है कि जरूर कोई रोवन के मर्डर को छुपाना चाह रहा है, नहीं तो एक ही रात में जंगल से उसकी डेड बॉडी के साथ सारे सबूत कैसे गायब हो सकते हैं। अब ये दोनों यहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ रोवन आ जाता है जो कि अब भी जिंदा होता है, और इसके बाद अब वेंसडे को झूठी समझकर उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, मगर वेंसडे को पूरा यकीन होता है कि उसने जो भी देखा वो सब कुछ सच था। इसलिए वो डॉक्टर किनबोर्ड की थेरेपी सेशन के बाद फिर से टाइलर से मिलती है जो कि उसकी बातों पर विश्वास करता है, और फिर वेंसडे इनिट के पास जाकर रोवन के बारे में पूछती है। इनिट उसे बताती है कि रोवन के ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है और वो जेवियर के साथ उसके रूम में रहता है। अब इसके बाद वेंसडे उसी पिक्चर को देखने के बाद रोवन से बात करने जाती है, लेकिन रोवन उसे कहीं नहीं मिलता, और फिर प्रिंसिपल वीम्स वेंसडे को बताती है कि रोवन को स्कूल से निकाल दिया गया है। यहाँ प्रिंसिपल वीम्स अब वेंसडे पर नजर रखना शुरू कर देती हैं, और इसी दौरान वेंसडे थिंक को रोवन को ढूंढने के लिए भेजती है। फिर वेंसडे जेवियर से बात करती है और रोवन के बारे में पूछती है। जेवियर वेंसडे को बताता है कि रोवन से लास्ट बार उसकी बात उसी फेस्टिवल में हुई थी और अब वो इस स्कूल से जा रहा है। यहाँ जेवियर वेंसडे से टाइलर से दूर रहने के लिए भी कहता है। अब इसके बाद वेंसडे एक अलग क्लब को ज्वाइन करती है जहाँ सिर्फ एक ही लड़का यूजीन होता है। वेंसडे यूजीन से मिलती है। अब तभी यहाँ थिंग आकर उसे रोवन के बारे में बताता है। वेंसडे तुरंत रोवन के पास जाती है, लेकिन अब वो वेंसडे से ठीक से बात नहीं करता और मिस थॉर्नेल उसे ट्रेन स्टेशन तक ले जाती हैं। लेकिन वेंसडे थिंग को रोवन का पीछा करने के लिए भेज देती है, और फिर स्टेशन पर पहुंचकर रोवन थिंग से बच जाता है। और असल में ये रोवन नहीं होता बल्कि प्रिंसिपल वीम्स होती हैं, जिन्होंने अपना रूप बदल लिया होता है, और प्रिंसिपल वीम्स के पास रूप बदलने की पावर होती है। उन्होंने ये सब इसलिए किया होता है ताकि वो हर हार में अपने स्कूल को बचा सके। अब यहाँ थिंग रोवन पर नजर नहीं रख पाता और फिर वेंसडे को जाकर सब कुछ बताता है। फिर इसके बाद वेंसडे मिस थॉर्नहिल की क्लास को ज्वाइन कर लेती है, और अब इस स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल बियांका को वेंसडे टक्कर देती है। अब यहाँ वेंसडे को इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वापस जंगल में जाना था, लेकिन प्रिंसिपल वीम्स उस पर नजर रख रही थी। इसलिए अब वेंसडे इनिट से मदद मांगकर उसे अपनी जगह यूजीन के साथ उसी क्लब में भेज देती है, और फिर वेंसडे जंगल में उसी जगह जाती है जहाँ उस मॉन्स्टर ने रोवन को मारा था। यहाँ टाइलर के रेड शेरिफ गैल्पिन भी उसी मॉन्स्टर को इन जंगलों में ढूंढ रहे होते हैं। अब तभी यहाँ टाइलर आकर वेंसडे को अपने डैड से बचा लेता है। फिर टाइलर वेंसडे से पूछता है कि आखिर उस रात जंगल में हुआ क्या था, जिसमें वेंसडे टाइलर को बताती है कि उसे लगा कि रोवन खतरे में है, इसलिए वो रोवन को बचाने के लिए उसके पीछे जंगलों में गई। लेकिन वहाँ रोवन ने अपनी टेलीकिनेसिस पावर की मदद से मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वहाँ आ गया और रोवन को मार दिया। वेंसडे कहती है कि वो यहाँ इस चीज का सबूत ढूंढने आई है कि उसने जो भी देखा वो सब कुछ सच था।
अब तभी यहाँ वेंसडे को रोबन के ग्लासेस मिलते हैं और जैसे ही वेंसडे उसे छूती है, वेंसडे को विजन्स दिखने लगते हैं और इसमें वेंसडे उसी बुक को देखती है जिसमें से रोबन ने उस पेज को निकाला था और अब वेंसडे उस बुक को ढूंढने लगती है। यहाँ मिस थॉर्नेल आती हैं और वेंसडे उन्हें वो सिंबल दिखाती है जो कि उस बुक पर बना था। फिर मिस थॉर्नेल वेंसडे को बताती है कि ये नाइटशेड सोसाइटी का सिंबल है जो कि कई साल पहले बंद हो गई थी। अब यहाँ मिस थॉर्नेल वेंसडे से बात करती हैं और मिस थॉर्नेल इस पूरे स्कूल की एक अकेली टीचर होती हैं जिनके पास कोई भी पावर नहीं होती। अब इसके बाद वेंसडे उस बुक को ढूंढने के लिए जेवियर और रोबन के रूम में जाती है जहां उसे एक मास्क मिलता है। अब तभी यहाँ बियांका और जेवियर आ जाते हैं और वेंसडे को पता चलता है कि बियांका और जेवियर का ब्रेकअप हो चुका है। यही अब स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला होता है जिसमें बियांका चीटिंग करके अपने दोस्तों की मदद से सबको हराने वाली थी और उसने इनिट की एक टीम मेंबर को पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। और ये जानकर अब वेंसडे इनिट की टीम को ज्वाइन करती है और बियांका को हराने का प्लान बनाती है। अब अगले दिन कंपटीशन स्टार्ट होता है और इस कंपटीशन में कोई भी रूल नहीं होता, बस हर एक टीम को किसी भी तरह बोर्ड की मदद से रिवर की दूसरी तरफ जाकर जंगल के अंदर जाकर क्रैकस्टोन की गुफा से फ्लैग लाना था। अब यहाँ रेस स्टार्ट होती है और बियांका की टीम का एक मेंबर पानी में जाकर सबकी बोट्स को तोड़कर उन्हें पानी में डुबो देता है, मगर जब वो इनिट और वेंसडे की बोट को डुबोने आता है तो वेंसडे थिंग की मदद से उसे पानी के अंदर जाल में फंसा देती है। इसके बाद ये रिवर के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। फिर वेंसडे क्रैकस्टोन की गुफा के पास जाकर फ्लैग लेने जाती है, लेकिन जैसे ही वेंसडे गुफा को छूती है तो उसे कुछ विजन्स आते हैं जिसमें वो अपनी एंसेस्टर वुडी एडम्स को देखती है जो कि वेंसडे से कहती है कि तुम ही चाबी हो। अब तभी वेंसडे जागती है और तुरंत फ्लैग को लेकर बोर्ड के पास जाती है और अब तक बियांका के टीम के उसी मेंबर ने अपने आप को छुड़ा लिया होता है और वो वेंसडे की बोट को डुबोने की कोशिश करता है, मगर तभी वेंसडे थिंग को पानी में भेजती है और थिंग उसे पानी के अंदर ही बेहोश कर देता है। यही वेंसडे ने पहले ही बोट के अंदर नुकीले तीर लगा लिए होते हैं और इनकी मदद से वेंसडे बियांका की बोट को तोड़कर पानी में डुबो देती है और अब इनिट और वेंसडे की टीम जीत जाती है। लेकिन वेंसडे इनिट के साथ एंजॉय नहीं करती क्योंकि उसे सोशल होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वेंसडे एक स्टैचू के पास जाकर बैठ जाती है। यहाँ वेंसडे स्टैचू के हाथ में पकड़ी बुक पर वही सिंबल देखती है जो कि उसने विजन्स में उस बुक पर देखा था। इसलिए रात में वेंसडे उस स्टैचू के पास आती है और उस बुक पर लिखी पहेली को सुलझाती है और उसे पता चलता है कि 2 बार स्नैप करना है, इसलिए वेंसडे 2 बार स्नैप करती है। जिसके बाद यहाँ से एक अंदर जाने का रास्ता खुलता है और वेंसडे अंदर जाकर देखती है कि यहाँ एक सीक्रेट सोसाइटी की छुपी हुई लाइब्रेरी है और यहाँ वेंसडे अपनी मॉम और डैड की भी एक पिक्चर को देखती है और फिर वेंसडे को यहाँ वही बुक मिल जाती है जिसे पढ़कर रोवन वेंसडे को मार देना चाहता था और वेंसडे उस बुक को अपने पास रख लेती है, मगर तभी यहाँ कोई आकर उसे किडनैप कर लेता है, जिसके साथ ही ये सेकंड एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है लिया था और अब थर्ड एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ अब वेंसडे को होश आता है और वो चेयर से बंधी हुई होती है और वेंसडे के सामने कई सारे लोग मास्क पहने खड़े होते हैं, लेकिन वेंसडे उनसे कहती है कि तुम अपना मास्क हटा सकती हो बियांका। और रियल में ये सभी लोग बियांका, जेवियर और उनके दोस्त होते हैं और ये सभी उस सीक्रेट सोसाइटी नाइटशेड के मेंबर भी होते हैं जिनके बारे में इनके मेंबर्स और प्रिंसिपल वीम्स के अलावा कोई नहीं जानता। अब यहाँ वेंसडे भी नाइटशेड के बारे में जान गई थी, इसलिए जेवियर बियांका से वेंसडे को भी नाइटशेड का मेंबर बनाने के लिए कहता है, लेकिन वेंसडे इस सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बनने से मना कर देती है। फिर बियांका एक लड़के से वेंसडे का हाथ खोलने के लिए कहती है, मगर वेंसडे ने तो काफी देर पहले ही अपने हाथ खोल लिए थे और अपने आप को खुद ही आजाद करा लिया था। और अब वेंसडे यहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम जैसे नौसिखियों की वजह से किडनैपिंग बदनाम हो रही है। अब इसके बाद वेंसडे अपने रूम में जाकर उस बुक को देखती है और सोच रही होती है कि आखिर रोवन मरने के बाद वापस कैसे आ गया और वो मॉन्स्टर कौन है जिसने रोवन को मारा था और आखिर इस बुक में वेंसडे के सामने कौन है। फिर अगले दिन आउटरीच डे पर सभी नेवरमोर के स्टूडेंट वो जेरिको टाउन में ले जाया जाता है जहां हम शेरिफ गैल्पिन और यहाँ के मेयर वॉकर को देखते हैं। यहाँ वेंसडे फिर से जेवियर से बात करके रोवन के बारे में पूछती है और जेवियर कहता है कि उसने रोवन को मैसेज किया था, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर वेंसडे जेवियर को वही बुक दिखाकर उस आदमी के बारे में पूछती है और जेवियर उसे बताता है कि ये आदमी जोसेफ क्रैकस्टोन है जिसने जेरिको टाउन को बनाया था। अभी जानकर वेंसडे पिलग्रिम वर्ल्ड में जाती है जहाँ जोसेफ क्रैकस्टोन से जुड़ी कई सारी चीजें होती हैं। यहाँ एक लेडी सभी स्टूडेंट्स को यहाँ का सबसे पुराना मीटिंग हाउस दिखाती है और इसके अंदर जोसेफ क्रैकस्टोन से जुड़ी काफी सारी चीजें रखी हुई हैं। इसलिए वेंसडे मीटिंग हाउस के अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो लेडी कहती है कि उसके अंदर अभी कोई नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल वीम्स मेयर वॉकर से बात कर रही होती हैं और इसी दौरान वेंसडे देखती है कि वही 3 लड़के जिनकी वेंसडे ने कैफे में धुलाई की थी वो तीनों इस बार यूजीन को परेशान कर रहे हैं। इसलिए वेंसडे उन लड़कों के पास जाकर एक लड़के से फिर से फाइट करने लगती है और बाकी दोनों अपने एक दोस्त को पिटता देखकर वेंसडे से डरकर भाग जाते हैं। इसके बाद वेंसडे यूजीन की मदद करती है और फिर बदले में उससे अपनी मदद करने के लिए कहती है और उसे मीटिंग हाउस के बाहर पहरा देने के लिए खड़ा करके मीटिंग हाउस के अंदर जाती है जहाँ वो जोसेफ क्रैकस्टोन से जुड़ी काफी सारी चीजों को देखती है।
यहाँ वेंसडे को एक पिक्चर मिलती है जिसमें जोसेफ प्रेस्टन और कई सारे लोग मीटिंग हाउस के पास थे। इसी पिक्चर में वेंसडे गुडी एडम्स को भी देखती है, जिसका मतलब है कि गुडी एडम्स जोसेफ प्रेस्टन के समय में थी। अब इस पिक्चर में वेंसडे गुडी एडम्स के हाथों में एक ब्लैक बुक को देखती है और फिर वेंसडे उस बुक को यहाँ ढूंढती है, लेकिन यहाँ जो ब्लैक बुक होती है वो नकली होती है। अब तभी यहाँ वही लेडी आ जाती है। यूजीन और वेंसडे कहते हैं कि ये पहले से ही खुला हुआ था। फिर वेंसडे इस लड़ी से असली ब्लैक बुक के बारे में पूछती है और अब तक वेंसडे समझ चुकी थी कि ये मीटिंग हाउस भी असली नहीं है। इसके बाद वो लेडी वेंसडे को बताती है कि उस रियल बुक को कुछ समय पहले ही किसी ने यहाँ से चुरा लिया और ये लेडी भी नहीं जानती कि असली मीटिंग हाउस कहाँ है। इसलिए अब वेंसडे टाइलर के पास जाती है और उससे पूछती है कि साल 1625 वाला असली मीटिंग हाउस इस वक्त कहाँ है, और टाइलर उसे बताता है कि असली मीटिंग हाउस जंगल के अंदर है। जिसके बाद अब वेंसडे बचते हुए जंगल के अंदर जाती है और उस मीटिंग हाउस को ढूंढ लेती है, लेकिन ये पूरा मीटिंग हाउस खंडर हो चुका था। यहाँ वेंसडे को एक आदमी मिलता है जो कि ऐसे ही यहाँ जंगलों में रहता है और वेंसडे उसे थिंक की मदद से यहाँ से भगा देती है, लेकिन यहाँ वेंसडे को कुछ भी पता नहीं चलता। वो चीजों को छूकर विजन देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी विजन नहीं आता। इसलिए अब वेंसडे यहाँ से जाने लगती है, मगर तभी उसे विजन्स आते हैं जिन्हें वो पास्ट के सीन को देखती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो लड़की गुडी एडम्स उसकी एंसेस्टर है और वही अपने लोगों के साथ यहाँ रहती थी। लेकिन फिर यहाँ जोसेफ प्रेस्टन अपने लोगों के साथ आ गया और उसने सभी लोगों की जमीन पर कब्जा करके सारे आउटकास्ट को मीटिंग हाउस के अंदर जलाकर मार दिया, लेकिन उसके एंसेस्टर गुडी एडम्स किसी तरह बचकर निकल गई। अब इन विजन्स में ही गुडी एडम्स वेंसडे को बताती है कि जोसेफ प्रेस्टन हम सभी यानी आउटकास्ट को मार देना चाहता है। अब तभी वेंसडे की आँख खुल जाती है। फिर वेंसडे यहाँ उसी मॉन्स्टर को देखती है। वेंसडे उसका पीछा करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर बचकर भाग जाता है, मगर वेंसडे उस मॉन्स्टर के फुटप्रिंट्स को फॉलो करती है और देखते है कि उस मॉन्स्टर के फुटप्रिंट्स मॉन्स्टर से इंसानों के फुटप्रिंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, जिससे वेंसडे समझ जाती है कि वो मॉन्स्टर कोई इंसान है। तभी यहाँ जेवियर आ जाता है। वेंसडे जेवियर से कहती है कि उसे पता चल गया है कि वो मॉन्स्टर कोई इंसान है। वेंसडे जेवियर को बताती है कि उसके पैरों के निशान मॉन्स्टर से इंसानों के पैरों के निशान में बदल गए, लेकिन वेंसडे जेवियर की बात पर यकीन नहीं करता या फिर वो यकीन करना नहीं चाहता और इस पर वेंसडे जेवियर को उसके पैरों के निशान दिखाती है, लेकिन बारिश की वजह से वो पैरों के निशान गायब हो गए होते हैं। लेकिन अब वेंसडे को जेवियर पर शक हो जाता है कि आखिर जेवियर यहाँ क्या कर रहा है, कहीं जेवियर ही तो वो मॉन्स्टर नहीं। अब इसके बाद जब वेंसडे जान चुकी थी कि जोसेफ प्रेस्टन ने आउटकास्ट को जलाकर मारा था, इसलिए वेंसडे जोसेफ प्रेस्टन के मॉन्यूमेंट के सेलिब्रेशन में जोसेफ प्रेस्टन के पूरे स्टैचू में थिंक की मदद से आग लगा देती है और फिर अकेले ही वहाँ खुशी से वायलिन बजाती है। लेकिन बाद में प्रिंसिपल विम्स उससे कहती है कि मुझे पता है इसमें तुम्हारा ही हाथ है, लेकिन वेंसडे कहती है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन फिर वेंसडे प्रिंसिपल विम्स से कहती है कि आप जेरिको की हिस्ट्री और जोसेफ प्रेस्टन के बारे में सब कुछ भूल चुकी हैं क्या आपको याद नहीं कि आउटरीच डे क्यों मनाया जाता है? वहाँ अब भी सब कुछ जोसेफ प्रेस्टन के टाइम जैसा ही है। अब भी नॉर्मल लोग आउटकास्ट यानी नेवरमोर के लोगों को पसंद नहीं करते। इस पर प्रिंसिपल विम्स कहती है कि वो जेरिको टाउन और आउटकास्ट के लोगों के बीच एक नया रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब इसके बाद वेंसडे यहाँ से चली जाती है। वहीं रात में हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसके पास एक कैमरा होता है और तभी यहाँ वही मॉन्स्टर आकर उस आदमी को भी मार देता है। इसी दौरान उस मॉन्स्टर की कुछ इमेजेस कैप्चर हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वेंसडे अपनी नोवेल पर काम करते हुए इस सारी मिस्ट्री क्रेस्टन और उस मॉन्स्टर और गुडी एडम्स के बारे में सोच रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस थॉर्निल को देखते हैं जिन्हें हिडन लाइब्रेरी के बारे में पता होता है, जिसका मतलब है कि वो कुछ तो छुपा रही हैं। इसी दौरान हम जेवियर को भी देखते हैं जो कि अपने आर्ट स्टूडियो से बाहर निकलता है और उसके ऊपर उसी मॉन्स्टर के पंजों के निशान होते हैं। वहीं जंगल के अंदर शेरिफ गैल्पिन को भी उस आदमी की डेड बॉडी मिल जाती है और उस कैमरे की मदद से शेरिफ को मॉन्स्टर की कुछ पिक्चर्स भी मिल जाती हैं, जिसके साथ ही थर्ड एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है और अब फोर्थ एपिसोड स्टार्ट होता है, जिसकी शुरुआत में हम वेंसडे और थिंक को देखते हैं जो कि यहाँ उन सभी लोगों की फाइल कॉपी करने आए होते हैं जिन्हें उस मॉन्स्टर ने मारा है। और इनकी फाइल से वेंसडे को पता चलता है कि जितने भी लोगों को उस मॉन्स्टर ने मारा है उन सभी का कोई न कोई बॉडी पार्ट गायब है, जिससे अब वेंसडे समझ जाती है कि ये सारे मर्डर पूरी प्लानिंग के साथ किए गए हैं। अब इसके बाद वेंसडे जब मिस थॉर्नहिल की क्लास में होती है तो वो जेवियर के ऊपर उसी मॉन्स्टर के पंजों के निशान देख लेती है और वेंसडे समझ जाती है कि जेवियर कुछ तो छुपा रहा है। इसके बाद वेंसडे जेवियर के उसी स्टूडियो में जाती है जहाँ से हमने जेवियर को निकलते हुए देखा था और अब वेंसडे यहाँ देखती है कि जेवियर ने यहाँ उसी मॉन्स्टर के कई सारे स्केच बनाए हैं और ये देखकर वेंसडे एक स्केच को अपने पास रख लेती है और बाहर जाती है। तभी वहाँ जेवियर भी आ जाता है और वो वेंसडे से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन वेंसडे कहती है कि वो तो उसे ही ढूंढती हुई यहाँ आ गई थी। फिर वेंसडे जेवियर से उसके आर्ट स्टूडियो को अंदर से दिखाने के लिए कहती है, लेकिन जेवियर कहता है कि अभी वहाँ अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा है, इसलिए तुम किसी और दिन उसे देख लेना। और फिर जेवियर कहता है कि तुम इस वजह से यहाँ नहीं आई होगी, सच बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो। और अब वेंसडे अपने आप को बचाने के लिए जेवियर से कहती है कि क्या तुम आज रात रेवन डांस में मेरे साथ चलोगे।
जिसके लिए जेवियर मान जाता है क्योंकि वो वेंसडे को पसंद करने लगा था। लेकिन वेंसडे को रेवन डांस में नहीं जाना था, उसने बस अपने आप को बचाने के लिए ही ये सब कहा था। अब इसके बाद वेंसडे शेरिफ गैल्पिन के पास वेंसडे कहती है कि हम दोनों ही उस मॉन्स्टर को पकड़कर इस केस को सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा। वेंसडे शेरिफ को वही स्केच भी दिखाती है जो कि उसने जेवियर के स्टूडियो से चुराया था और वेंसडे शेरिफ से कहती है कि मुझे किसी पर शक है और मैं आपको नेवरमोर के अंदर की खबर दे सकती हूँ। लेकिन शेरिफ गैल्पिन कहते हैं कि वो तभी वेंसडे पर विश्वास करेंगे जब वेंसडे उन्हें कोई ठोस सबूत लाकर देगी, इसलिए अब वेंसडे वापस जाती है। इसी दौरान उसे टाइलर मिलता है जो कि वेंसडे से रेवन डांस में अपने साथ चलने के लिए कहता है और टाइलर भी वेंसडे को पसंद करने लगा था। लेकिन वेंसडे कहती है कि उसे मजबूरी में जेवियर के साथ जाना पड़ रहा है और ये सुनकर टाइलर को काफी बुरा लगता है। अब इसके बाद वेंसडे यूजीन के साथ जंगल में जाती है जहाँ ये दोनों उस मॉन्स्टर की गुफा को ढूंढ लेते हैं और इस गुफा के अंदर वेंसडे को उस मॉन्स्टर का एक नाखून मिलता है और फिर वेंसडे उस नाखून के डीएनए को जेवियर के डीएनए मिला कर दिया, जिस वजह से ही ये निशान आ गया। अब यहाँ जेवियर समझ आता है कि जब वो पहले वेंसडे से मिला था तो उससे पहले वेंसडे अंदर आई थी और उसके बाद ही वो मुझे बाहर मिली थी और उसने अपने आप को बचाने के लिए ही मुझसे रेवन डांस में चलने के लिए पूछा है। और अब ये सब जानकर जेवियर को वेंसडे पर काफी गुस्सा आता है और वो वेंसडे को तुरंत यहाँ से जाने के लिए कहता है और इसके बाद वेंसडे उस मॉन्स्टर के नाखून और जेवियर के खून लगे कपड़े को शेरिफ गैल्पिन को इसका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए देती है। फिर वेंसडे वापस नेवरमोर जाती है और अब यूजीन और वेंसडे दोनों के पास ही रेवन में जाने के लिए एक भी साथी नहीं होता, इसलिए वेंसडे कहती है कि क्यों ना हम दोनों आज रात जंगल के अंदर जाकर उस मॉन्स्टर को ढूंढें। लेकिन इसी दौरान थिन टाइपराइटर की मदद से एक लेटर लिखकर टाइलर को दे देता है और टाइलर को लगता है कि ये लेटर वेंसडे ने भेजा है और अब वेंसडे उसके साथ रात में रेवन डांस में जाने के लिए तैयार है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेवन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वेंसडे यूजीन के साथ जंगल में जाने की तैयारी कर रही होती है और तभी यहाँ टाइलर आ जाता है जिसके हाथ में वही लेटर होता है और ये देखकर वेंसडे समझ जाती है कि थिंग ने ये सब किया है। अब वेंसडे टाइलर का दिल ना तोड़ते हुए उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। तभी यहाँ यूजीन आता है और वेंसडे से कहता है कि हम दोनों तो गुफा में जाने वाले थे और फिर यूजीन कहता है कि वो अब अकेला ही चला जाएगा। लेकिन वेंसडे उसे कहती है कि तुम अकेले नहीं जाओगे, वहाँ खतरा है और हम वहाँ कल जाएंगे। लेकिन यूजीन वेंसडे की बात नहीं मानता और उसके जाने के बाद अकेले ही जंगल में चला जाता है। दूसरी तरफ वेंसडे रेवन में जाती है जहाँ पहुंचकर वो सभी लोगों की अटेंशन को गेन कर लेती है और इसके बाद वेंसडे टाइलर के साथ डांस करती है और जेवियर वेंसडे और टाइलर को साथ देकर काफी जेलस हो रहा होता है और बियांका से कहता है कि अपने सायरन की मदद से मुझे वेंसडे को बुलाने में मदद करो। वहीं दूसरी तरफ यूजीन जंगलों में उस गुफा के पास होता है और वो देखता है कि यहाँ कोई आकर उस गुफा में आग लगा देता है और वो यूजीन को भी देख लेता है। यूजीन यहाँ से भागता है। वहीं वो तीन लड़के वेंसडे से बदला लेने के लिए पूरे रेवन को बर्बाद करने के लिए यहाँ सभी लोगों के ऊपर नकली खून फेंकते हैं। लेकिन वेंसडे को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उसे तो काफी मजा आ रहा होता है। वेंसडे इस खून को असली समझकर छकती है लेकिन दिखता है कि वो मॉन्स्टर यूजीन पर हमला करने वाला है, इसलिए वेंसडे तुरंत जंगलों की तरफ भागती है। वहीं दूसरी तरफ जंगलों में यूजीन एक पेड़ की तभी यूजीन भी वेंसडे को आवाज लगाता है लेकिन वेंसडे के यहाँ पहुँचने से पहले ही वो मॉन्स्टर यूजीन पर आकर हमला कर देता है और फिर वेंसडे यहाँ यूजीन के पास आती है और वेंसडे का पीछा करते हुए मिस थॉर्नेल भी यहाँ आ जाती हैं। जिसके साथ ही 4th एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। तब यहाँ से 5th एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हमें पता चलता है कि यूजीन की जान बच गई है मगर इस वक्त वो आईसीयू में है। और अब वेंसडे अपने डैड गोमेज एडम्स की उसी केस फाइल को देखती है और हमें पता चलता है कि जब गोमेज और मोर्टिशिया नेवरमोर में पढ़ते थे तो यहाँ उसके डैड पर एक लड़की गैरेट गेट्स के मर्डर करने का इल्जाम लगा था लेकिन बाद में वो छूट गए थे। मगर शेरिफ हमेशा से ही गोमेज एडम्स को इस मर्डर केस के लिए सजा दिलवाना चाहते हैं। अब नेवरमोर में यहाँ पेरेंट्स वीकेंड डे आता है जहाँ सभी के पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने नेवरमोर में आते हैं और वेंसडे के मॉम डैड भी यहाँ आते हैं। वेंसडे के मॉम डैड प्रिंसिपल वीम से मिलते हैं और यहाँ वेंसडे की मॉम प्रिंसिपल वीम से अपनी पुरानी ईयरबुक लेती हैं ताकि वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर सकें। अब इसके बाद वेंसडे के मॉम डैड डॉक्टर फिनबोर्ड के साथ एक फैमिली थेरेपी सेशन के लिए जाते हैं और यहाँ शेरिफ गैल्पिन गोमेज एडम्स को यहाँ देखकर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि अब भी शेरिफ वेंसडे के डैड को उस मर्डर केस के लिए सजा दिलवाना चाहता है। अब तभी यहाँ शेरिफ को एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। ये जानकर शेरिफ तुरंत मॉर्ग में जाते हैं। वहीं डॉक्टर किनबोर्ड के थेरेपी सेशन में वेंसडे अपने मॉम डैड से उसी मर्डर केस के बारे में पूछती है। वेंसडे अपने डैड से पूछती है कि गैरेट गेट्स कौन था और उसके मर्डर का इल्जाम आप पर क्यों लगा था। लेकिन इस केस की बात सुनकर वेंसडे की मॉम डिसअपॉइंट हो जाती हैं। वो कहती है कि उसके मर्डर केस का इल्जाम झूठा था और उसे वापस ले लिया गया था। और इस केस की बात से वेंसडे के डैड से ज्यादा उसकी मॉम डिसअपॉइंट होती हैं और इस केस पर कुछ भी बात करने से मना कर देती हैं। लेकिन फिर वेंसडे उनसे कहती है कि अब वो खुद ही सच पता लगा लेगी, जिसके बाद वेंसडे यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ गैल्पिन मॉर्ग में उस डॉक्टर के सुसाइड करने की जगह पर होते हैं और यहाँ शेरिफ को एक सुसाइड नोट मिलता है जिसके अंदर उस डॉक्टर ने लिखा था कि वो एक पुराने केस को लेकर शर्मिंदा था
और उसने एक आदमी को बचाने के लिए एक नकली रिपोर्ट बनाई थी और वो केस गैरेट गेट्स के मर्डर का केस था, जिसमें डॉक्टर ने गोमेज एडम्स को बचाने के लिए नकली रिपोर्ट तैयार की थी और इसी वजह से वो सालों से गिल्ट में था और फिर उसने सुसाइड कर लिया। अब ये जानने के बाद शेरिफ के हाथों में एक सबूत आ जाता है, जिसके बल पर शेरिफ गोमेज एडम्स को सजा दिलवा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम मोर्टिशिया को देखते हैं, जो कि एक कब्र के पास जाती है और उसके ऊपर फूल डालती है। वेंसडे छुपते हुए अपनी मॉम का पीछा करती है और देखती है कि ये कब्र तो गैरेट गेस्ट की है। अब इसके बाद ये सभी लोग नेवरमोर में लंच कर रहे होते हैं, मगर तभी यहाँ शेरिफ गल्पिन कई सारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ आ जाते हैं और वेंसडे के डैड को गैरेट गेट्स के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इसके बाद वेंसडे अपने डैड से जेल में मिलने जाती है और उस केस के बारे में सब बताने के लिए कहती है। वेंसडे के डैड अब वेंसडे को बताते हैं कि गैरेट गेट्स तुम्हारी मॉम मार्टिशिया को पसंद करता था और वो मार्टिशिया का पीछा करता था और उनका परिवार जेरिको वे सबसे पुराने और सबसे अमीर परिवारों में से एक था। वेंसडे के डैड उसे बताते हैं कि गैरेट गेट्स के डैड आउटकास्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और फिर एक दिन रेवन डांस की रात जब गैरेट ने मोर्टिशिया को गोमेज के साथ देखा तो वो पागल हो गया और गोमेज एडम्स को मारने की कोशिश की और उसी फाइट के दौरान गोमेज एडम्स ने अनजाने में अपनी जान बचाने के लिए तलवार से उस पर हमला किया, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। अब ये सारी कहानी सुनने के बाद एक पल के लिए वेंसडे को अपनी डैड की इस कहानी पर भरोसा हो जाता है, लेकिन फिर वो अपने डैड के अजीब इशारों को देखती है और समझ जाती है कि उसके डैड ने ये मर्डर नहीं किया है। इसलिए वेंसडे शेरिफ गैल्पिन के पास जाती है और कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। वेंसडे शेरिफ से कहती है कि मेरे डैड ने गैरेट गेट्स को नहीं मारा, लेकिन शेरिफ कहते हैं कि मेरे पास वो तलवार है और तुम्हारे डैड का कंफेशन भी। मगर वेंसडे कहती है कि आपको ये सब अजीब नहीं लगता? उस आदमी ने उसी दिन अपने आप को मार लिया जब मेरे डैड जेरिको आए हुए हैं। वेंसडे शेरिफ से कहती है कि कोई तो है जो मुझे रोकना चाहता है और उस मॉन्स्टर को बचाना चाहता है। फिर वेंसडे शेरिफ से उस डीएनए टेस्ट के बारे में पूछती है, यदि शेरिफ कहते हैं कि उस मॉन्स्टर का डीएनए उस कपड़े पर लगे हुए खून के डीएनए से मैच नहीं हुआ है। अब यहाँ शेरिफ किसी भी हाल में गोमेज एडम्स को सजा दिलवाना चाहते थे और शेरिफ वेंसडे को बताते हैं कि तुम्हारे डैड की वजह से गैरेट गेट्स की पूरी फैमिली आज जिंदा नहीं है। गैरेट्स की मॉम ने खुद को फांसी लगा ली थी और गैरेट के डैड शराब के नशे में मर गए और उसकी छोटी बहन अनाथ होकर जहाँ गई। पानी में डूबने की वजह से उसकी वहीं मृत्यु हो गई और इसी वजह से शेरिफ इन सारी मौतों का जिम्मेदार गोमेज एडम्स को मानते हैं और उसे सजा दिलवाना चाहते हैं। अब ये सब जानने के बाद वेंसडे अपनी मॉम को ढूंढने जाती है। वहीं वेंसडे की मॉम नाइटशेड की छुपी हुई लाइब्रेरी में होती हैं और अब यहाँ वेंसडे आती है। यहाँ वेंसडे की मॉम वेंसडे को नाइटशेड की हिस्ट्री बताती हैं और कहती है कि इसकी नींव तुम्हारी एक एंसेस्टर गुडी एडम्स ने रखी थी और इसकी मदद से गुडी एडम्स जोसेफ क्रैक्सटन के अत्याचारों का जवाब देती थी और गुडी एडम्स ने ही जोसेफ क्रैक्सटन को मारा था। अब इसके बाद वेंसडे यहाँ अपनी मॉम से पूछते हुए कहती है कि डैड ने गैरेट गेट्स को नहीं मारा है ना, और उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे डैड ने उसे नहीं मारा है, बल्कि उस लड़ाई के दौरान मोर्टिशिया भी वहीं थी और उसने गोमेज एडम्स की जान बचाने के लिए गैरेट्स को तलवार से रोकने की कोशिश की और इसी वजह से वो मर गया। लेकिन गोमेज ने मोर्टिशिया को बचाने के लिए उस मर्डर केस का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। यहाँ वेंसडे की मॉम कहती है कि मुझे उसका चेहरा आज भी याद है। गैरेट्स के मुंह से झाग निकल रहे थे और उसकी आंखों में एक जानवर जैसा जुनून था। अभी सुनकर वेंसडे अपनी मॉम से कहती है कि मुंह से झाग निकलना और फटी हुई आंखें होना तो किसी और चीज की तरफ इशारा करता है। ये भी तो हो सकता है कि वो जहर से मरने वाला हो और इसी वजह से उसके मुंह से झाग निकल रहे हो। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए वेंसडे अपनी मॉम के साथ उसकी कब्र के पास जाती है और गैरेट गेट्स की कब्र को खोदती है और फिर वेंसडे को गैरेट की डेड बॉडी मिल जाती है। मगर तभी यहाँ पुलिस भी आ जाती है और वेंसडे और उसकी मॉम को यहाँ देखकर उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन वेंसडे ने गैरेट की बॉडी से उसकी फिंगर ले ली थी और ये फिंगर नीली थी, जो इस बात का सबूत है कि गैरेट गेट्स नाइटशेड के जहर से मरा है। और अब यहाँ जेल में वेंसडे को विजन आता है जिसमें वो पास्ट का सीन देखती है और उसे पता चलता है कि गैरेट को वो जहर उसके डैड ने दिया था, जिसकी मदद से गैरेट नेवरमोर के सभी आउटकास्ट को मारने वाला था। लेकिन गोमेज एडम्स से फाइट के दौरान वो जहर उसके ही अंदर चला गया और उसकी डेथ जहर से हुई है, न कि तलवार लगने की वजह से। अब ये सब जानने के बाद अगले दिन वेंसडे अपनी मॉम के साथ मेयर के पास जाती है, क्योंकि उस वक्त मेयर वो ही शेरिफ थे। अब यहाँ वेंसडे मेयर को वही फिंगर दिखाती है और कहती है कि इससे पता चलता है कि गैरेट जहर से मरा है, तो फिर आपने उस वक्त सच्चाई को सबसे क्यों छुपाया। और अब मेयर यहाँ इन्हें बताते हैं कि गैरेट के डैड को आउटकास्ट और नेवरमोर से नफरत थी, क्योंकि उनका मानना था कि नेवरमोर की जमीन 200 साल पहले उनके परिवार से छीनी गई थी और इसी वजह से गैरेट उस रात पंच में जहर मिलाकर सारे नेवरमोर के स्टूडेंट्स को मारने वाला था। इस पर वेंसडे कहती है कि अगर आपको सारी सच्चाई पहले से ही पता थी तो फिर आपने नकली रिपोर्ट क्यों मनवाई और इस पूरे सच को क्यों दबा दिया। जिस पर मेयर कहते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ शांति बनाए रखने के लिए किया था। अगर मुकदमा चलता तो जेरिको शहर और नेवरमोर दोनों की रेपुटेशन खराब होती। अब यहाँ वेंसडे और उसकी मॉम को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी और अगर ये बात बाहर जाती कि मेयर ने उस केस की सच्चाई को छुपा दिया था तो इससे मेयर को खतरा था और इसलिए अब वेंसडे कहती है कि वो चाहती है कि उसके डैड को आजाद करवाया जाए और उन पर लगे सारे इल्जाम को हटा दिया जाए, जिसके बाद अब वेंसडे के डैड को आजाद कर दिया जाता है।
और फिर पेरेंट्स वीकेंड डे खत्म होने के बाद वेंसडे के पेरेंट्स भी यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वेंसडे की मॉम वेंसडे को वही एयर बुक वापस देती हैं जो कि उन्होंने प्रिंसिपल वीम्स से ली थी। और फिर वेंसडे इसमें देखती है कि प्रिंसिपल वीम्स एक इवेंट के दौरान एक एक्ट्रेस में बदल गई थी, जिससे वेंसडे समझ जाती है कि प्रिंसिपल वीम्स एक बहरूपिया है। और अब वेंसडे प्रिंसिपल वीम्स के पास जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने रोवन का मर्डर होते हुए देखा था और वो सब कुछ हकीकत था। और उस दिन जो रोवन यहाँ आया था वो रोवन नहीं बल्कि आप थी जिन्होंने अपना रूप बदला हुआ था। अब वेंसडे शेरिफ गैटविन को इसे बताने की धमकी देकर प्रिंसिपल वीम्स से सच पूछती है और प्रिंसिपल वीम्स कहती है कि रोवन अपनी पावर्स की वजह से पागल हो गया था और इस सारी सच्चाई के बारे में रोवन के डैड भी जानते हैं और उन्हें इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल वीम्स कहती है कि मैंने ये सब कुछ नेवरमोर की रेपुटेशन को बचाने के लिए किया है। अब तभी ये दोनों बाहर से कई सारी आवाजों को सुनती हैं और देखती है कि बाहर लॉन पर किसी ने आग से लिखा है फायर विल रेन, जिसके साथ ही ये 5th एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। अब यहाँ से 6th एपिसोड स्टार्ट होता है जिसकी शुरुआत में हम वेंसडे को देखते हैं जो कि अपने एंसेस्टर गुडी एडम्स से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है ताकि गुडी एडम्स की मदद से वो अपनी पावर्स पर काबू करना सीख सके। लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं होता। गुडी एडम्स की जगह यहाँ इनिड आती है। अब तभी इन्हें एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें इस सारे केस का जवाब चाहिए तो मुझे क्रैप्स्टोन की गुफा में आकर मिलो। जिसके बाद अब वेंसडे क्रैप्स्टोन की गुफा के पास जंगलों में जाती है। इनिड भी वेंसडे के साथ जाती है, लेकिन यहाँ जेवियर, इनिड और बाकी सभी ने थिंक के साथ मिलकर वेंसडे के बर्थडे की प्लानिंग की थी और उन सभी ने मिलकर वेंसडे को एक सरप्राइज पार्टी देने के लिए यहाँ झूठ बोलकर बुलाया था। अब यहाँ वेंसडे एक वॉल पर लैटिन में कुछ लिखा हुआ देखती है और ये लिखा होता है फायर विल रेन व्हेन आई राइट। ये पढ़कर वेंसडे कहती है कि इसका पहला हिस्सा फायर विल रेन नेवरमोर के लोन पर लिखा हुआ था, जिसका मतलब है कि ये दोनों चीजें जरूर एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं। अब तभी वेंसडे उस वॉल को छूती है और उसे कुछ विजन दिखने लगते हैं, जहाँ इस बार वो एक अनजान जगह पहुँच जाती है और वेंसडे को यहाँ गुडी एडम्स दिखती है। गुडी वेंसडे से कहती है कि क्रैप्स्टोन वापस आ रहा है और तुम्हारे पास बहुत कम समय है। गुडी वेंसडे को एक घर दिखाती है और कहती है कि अगर तुम्हें क्रैप्स्टोन को रोकना है तो इस घर के बारे में पता लगाओ। जिसके बाद गुडी एडम्स यहाँ से चली जाती है। फिर वेंसडे इस जगह का एक स्केच बनाती है ताकि वो इस घर को ढूंढ सके। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल वीम्स मेयर वुकर से बात कर रही होती हैं, क्योंकि प्रिंसिपल वीम्स को लगता है कि नेवरमोर के लॉन पर जो आग से लिखा था वो मेयर के बेटे लूकस ने ही लिखा था, लेकिन मेयर कहते हैं कि इसमें लूकस का कोई हाथ नहीं है। वहीं नेवरमोर में वेंसडे लॉन के पास खाली होकर वहीं लिखा हुआ देख रही होती है और तभी यहाँ जेवियर आता है और वेंसडे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वेंसडे को अब भी यही लगता है कि जेवियर ही वो मॉन्स्टर है, इसलिए वेंसडे जेवियर से बात नहीं करती और जेवियर कहता है कि अगर तुम्हारा ये शब्द दूर हो जाए और कभी मेरी मदद चाहिए हो तो तुम जानती हो मैं कहाँ मिलूंगा। इसके बाद जेवियर यहाँ से चला जाता है। फिर वेंसडे यूजीन के पास जाती है और यूजीन को अब तक खुश नहीं आया होता। अब तभी यहाँ डॉक्टर किनबर्ट भी आ जाती है। यहाँ डॉक्टर किनबर्ट अपने साथ कुछ फ्लावर्स भी लाई होती हैं। अब इसके बाद वेंसडे यहाँ से चली जाती है। फिर वो कैफे में टाइलर से मिलती है। टाइलर उसे बर्थडे पर अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वेंसडे उसकी बात का जवाब नहीं देती। फिर वेंसडे टाइलर को वही स्केच दिखाती है और इसके बारे में पूछती है, लेकिन टाइलर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, या फिर उसे पता है और वो बताना नहीं चाहता। अब इसके बाद वेंसडे जेवियर के पास उसके स्टूडियो में जाकर इस घर के बारे में पूछती है और यहाँ जेवियर ने भी इस घर का एक स्केच बनाया होता है और जेवियर वेंसडे को बताता है कि गेट्स फैमिली का पुराना घर है। जिसके बाद अब वेंसडे गैरेट गेट्स के पुराने घर की तलाशी लेने जाती है ताकि वो क्रैप्स्टोन और उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ पता कर सके। यहाँ वेंसडे घर के अंदर किसी को देखती है और छुप जाती है और इस घर के अंदर से मेयर वोकर निकलते हैं। वेंसडे उन्हें यहाँ देखकर चौंक जाती है। यहाँ मेयर वोकर शेरिफ गैटविन को कॉल करके कहते हैं कि कैफे में मिलो, शायद मैंने असली मुजरिम को पहचान लिया है। ये सुनकर वेंसडे मेयर की गाड़ी में छुप जाती है, लेकिन जब वो शेरिफ के पास पहुँचते हैं तो तभी एक गाड़ी आकर मेयर को ठोककर चली जाती है। यानी कि मेयर सच में इस सब के पीछे के असली मुजरिम को पहचान गए थे और इसी वजह से उसने मेयर को गाड़ी से मारने की कोशिश की। यहाँ वेंसडे उस गाड़ी को देख लेती है, लेकिन उस गाड़ी पर कोई भी लाइसेंस प्लेट नहीं थी, जिस वजह से उसे पकड़ना काफी मुश्किल था। अब शेरिफ यहाँ तुरंत एम्बुलेंस को बुलाकर मेयर को हॉस्पिटल भेजते हैं, लेकिन उनकी जान बच पाना काफी मुश्किल होता है। यहाँ शेरिफ वेंसडे को भी देख लेते हैं और फिर उसको बयान लेते हैं और पूछते हैं कि वो मेयर की गाड़ी में क्या कर रही थी। वेंसडे शेरिफ से कहती है कि उसने मेयर को गेट्स फैमिली के पुराने घर से निकलता हुआ देखा और उसने उनका वॉइस मेल सुन लिया था और उसे इस सब के बारे में और जानना था, इसीलिए वो मेयर की गाड़ी में छुप गई थी। वेंसडे यहाँ शेरिफ से कहती है कि ये केस गेट्स फैमिली से जुड़ा हुआ है, लेकिन शेरिफ कहते हैं कि उनकी पूरी फैमिली तो तुम्हारे डेथ की वजह से मर चुकी है। अब ये सब बताने के बाद वेंसडे यहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर प्रिंसिपल वीम्स वेंसडे की इस हरकत के बाद उसके नेवरमोर से निकलने पर पाबंदी लगा देती हैं। अब पूरे स्कूल को लॉकडाउन में डाल देती हैं, लेकिन वेंसडे अब भी नहीं रुकती और टाइलर को कॉल करती है और वेंसडे टाइलर से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पर चलने के लिए तैयार हूँ और वेंसडे टाइलर को नेवरमोर के बाद बुलाती है। इसके बाद वेंसडे इनिड से झूठ बोलकर उसकी मदद से अपने आप को बाहर निकलवाती है
और फिर वेंसडे और इनिड टायलर के साथ जाती हैं और यहाँ वेंसडे ने दोनों से ही झूठ बोला होता है और अब वेंसडे वापस गेट्स फैमिली के घर जाती है और वेंसडे यहाँ इस घर की तलाशी लेने आई होती है। यहाँ वेंसडे सबसे पहले गैराज को चेक करती है और उसे यहाँ वही गाड़ी मिल जाती है जिसने मेयर वोकर को ठोका था। वहीं दूसरी तरफ हम जेवियर को देखते हैं जो कि छुपकर वेंसडे से मिलने आता है और उसे यहाँ पता चलता है कि वेंसडे और इनिड दोनों यहाँ नहीं हैं। वहीं वेंसडे, इनिड और टायलर इस घर की तलाशी ले रहे होते हैं और यहाँ वेंसडे को लाइब्रेरी के पीछे छुपी हुई जगह मिलती है जहाँ जोसेफ प्रेस्टन की एक पिक्चर भी होती है और यहाँ वेंसडे कुछ मोमबत्तियों को देखती है और उसे पता चलता है कि ये मोमबत्तियाँ हाल ही में जलाई गई थी। इसका मतलब है कि यहाँ कोई तो आया था। अब इसके बाद वेंसडे टायलर को नीचे तलाशी लेने के लिए भेजती है और इनिड और वेंसडे ऊपर तलाशी लेने जाती हैं। यहाँ वेंसडे और इनिड को एक रूम मिलता है जो कि पूरे घर से काफी साफ होता है जिससे कि यहाँ कोई रहता हो और यहाँ वेंसडे को एक चीज मिलती है जिस पर गैरेट गेट्स की छोटी बहन लॉरा गेट्स को रिप्रेजेंट करता हुआ एलजी लिखा था। अब तभी ने यहाँ उसी मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है और टायलर इनसे कहता है कि भागो और तभी वेंसडे और इनिड लिफ्ट में बैठकर नीचे जाने लगती हैं, लेकिन लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है और ये दोनों इस घर के बेसमेंट में पहुंच जाती हैं। यहाँ वेंसडे काफी सारी चीजों को देखती है और यहाँ उन सभी लोगों के एक एक बॉडी पार्ट रखे होते हैं जिन्हें उस मॉन्स्टर ने मारकर उनसे ले लिया था। अब वेंसडे ये देखकर सब कुछ समझ जाती है मगर तभी यहाँ वो मॉन्स्टर भी आ जाता है, लेकिन इनिड और वेंसडे किसी तरह यहाँ से निकल जाते हैं। मगर वेंसडे टायलर की जान बचाने के लिए उसके पास जाती है जो कि यहाँ जख्मी होता है और अब तभी यहाँ जेवियर भी आ जाता है। वेंसडे जेवियर को यहाँ देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर ये यहाँ कैसे आ गया। अब इसके बाद ये सब टायलर को उसके घर ले जाते हैं जहाँ अब टायलर के शेरिफ गैल्विन भी आ जाते हैं। वेंसडे शेरिफ को उस घर के बेसमेंट में ले जाकर वही सारी चीजें दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो सब यहाँ से गायब हो चुका होता है और शेरिफ अब वेंसडे की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और उससे कहते हैं कि तुमने टायलर और अपने दोस्तों की जान खतरे में डाल दी थी, इसलिए अब शेरिफ वेंसडे को टायलर से मिलने से मना कर देते हैं और इस पूरे केस से दूर रहने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो वेंसडे को नेवरमोर छोड़ते हैं। और यहाँ प्रिंसिपल बीम्स अब वेंसडे से कहती कि तुमने यहाँ के नियमों को तोड़ा है जिसकी सजा है कि तुम्हें नेवरमोर से निकाल दिया जाए, लेकिन वेंसडे कहती कि वो सच को सामने लाने की कोशिश कर रही है। वेंसडे प्रिंसिपल बीम्स को वही पिक्चर दिखाती है और कहती है कि ये घटना जल्दी ही नेवरमोर में होने वाली है और इसी वजह से रोवर मुझे मारना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि मैं इस स्कूल को तबाह करने आई हूँ, लेकिन शायद वो गलत था। मैं इस स्कूल को बचाने आई हूँ। इसलिए वेंसडे प्रिंसिपल बीम्स से एक और मौका मांगती है, जिसके बाद प्रिंसिपल बीम्स वेंसडे को एक आखिरी मौका देती हैं। लेकिन अब इनिड वेंसडे का रूम छोड़ देती है क्योंकि इनिड वेंसडे को अपनी अच्छी दोस्त समझती थी, लेकिन वेंसडे ने अपने मतलब के लिए उसकी जान खतरे में डाल दी थी और इसी वजह से अब इनिड वेंसडे को यहाँ अकेला छोड़कर चली जाती है और यहाँ वेंसडे को जिंदगी में पहली बार अकेले अच्छा नहीं लग रहा होता। फिर वेंसडे उसी चीज को निकालती है जो उसने गेट्स के घर के उसी रूम से ले ली थी और इसमें वेंसडे को अपनी कई सारी पिक्चर्स मिलती हैं, जिसका मतलब है कि जो कोई भी ये सब कर रहा है वो वेंसडे पर शुरू से ही नजर रख रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में मेयर वोकर को देखते हैं और यहाँ कोई आकर मेयर वोकर को पूरी तरह से जान से मार देता है, जिसके साथ ही 6th एपिसोड भी ही खत्म हो जाता है और अब 7th एपिसोड स्टार्ट होता है, जिसकी शुरुआत में हम मेयर वोकर के फ्यूनरल को देखते हैं जिसमें वेंसडे भी आई होती है और उसे फ्यूनरल काफी अच्छे लगते हैं। यहाँ वेंसडे उस मेन विलन और मॉन्स्टर के बारे में सोच रही होती है। उसकी नजरों में हर कोई सस्पेक्ट होता है, फिर चाहे वो प्रिंसिपल बीम्स हो या जेवियर, कोई भी वो मॉन्स्टर हो सकता है। अब यहाँ वेंसडे देखती कि कोई बहुत देर से जंगलों से छुपकर उस पर नजर रख रहा है और ये देखकर वेंसडे जंगल के अंदर भागती हुई उसका पीछा करती है और ये वेंसडे के अंकल फेस्टर होते हैं। वेंसडे उन्हें यहाँ देखकर काफी खुश होती है। फिर वेंसडे अपने अंकल फेस्टर से बात करती है। वेंसडे के अंकल भी वेंसडे के डैड से नेवरमोर के बारे में सब कुछ जानते थे और वो पहले भी नेवरमोर आ चुके थे। यहाँ वेंसडे के अंकल उस मॉन्स्टर के बारे में भी जानते थे और वो यहाँ वेंसडे के पास कुछ दिनों के लिए छुपकर रहने आए थे। यहाँ वेंसडे उन्हें छुपकर रहने की जगह दिखा देती है। फिर वेंसडे अपने अंकल को उस मॉन्स्टर का स्केच दिखाती है और वो वेंसडे को बताते हैं कि इस मॉन्स्टर को हाइड कहते हैं। वेंसडे के अंकल उसे बताते हैं कि उन्होंने पहले भी एक हाइड को देखा है। फिर वेंसडे उसे कहती है कि आउटकास्ट की किसी भी बुक में हाइड का कोई जिक्र नहीं है। इस पर वेंसडे के अंकल उसे नथानियल फॉकनर की डायरी के बारे में बताते हैं जो कि नाइटशेड की लाइब्रेरी में छुपा कर रखी गई है। फिर वेंसडे अपने अंकल से कहती है कि हम आज रात नाइटशेड की लाइब्रेरी जाएंगे, जिसके बाद वेंसडे यहाँ से चली जाती है। अब वेंसडे अपनी नोवेल लिखते वक्त उसी चीज को निकालती है जो कि उसने गेट्स के पुराने घर से चुराई थी। वेंसडे सोच रही होती है कि अगर गेट्स की पूरी फैमिली मर चुकी है तो आखिर उस रूम में कौन रह रहा है और उसके पास वेंसडे की पिक्चर्स कैसे आई। अब इसके बाद वेंसडे रात में नाइटशेड की लाइब्रेरी में जाती है और यहाँ उसे जेवियर मिलता है। जेवियर वेंसडे से पूछता है कि वो तो नाइटशेड की मेंबर भी नहीं है, तो इतनी रात में वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर वेंसडे जेवियर से कहती है कि वो रिसर्च करने आई है। जेवियर समझ जाता है कि वेंसडे उसी मॉन्स्टर पर रिसर्च कर रही है। जेवियर वेंसडे से कहता है कि मैं यहाँ देख चुका हूँ और यहाँ उस मॉन्स्टर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। यहाँ वेंसडे जेवियर पर अब भी शक कर रही होती है और जेवियर वेंसडे से कहता है कि मैं शुरू से ही तुम्हारे साथ हूँ और मैंने तुम्हारी जान भी बचाई, लेकिन बदले में तुमने मुझ पर शक और झूठे इल्जाम भी लगाए हैं।
अब यहाँ वेंसडे गुस्से में कहती है कि अगर तुम्हें सच सुनना है तो सुनो, जब भी मॉन्स्टर हमला करता है तो हर बार तुम वहाँ मौजूद होते हो। जब रोवन पर हमला हुआ तब भी तुम वहाँ थे, और आउटरीच डे पर मीटिंग हाउस के पास जैसे ही मॉन्स्टर गया तुम वहाँ आ गए, लेकिन तुमने मॉन्स्टर को नहीं देखा। और फिर गेट्स के पुराने घर में जब वहाँ से मॉन्स्टर गया तब भी तुम वहाँ पहुँच गए, और तुमने उस मॉन्स्टर के बहुत सारे स्केच भी बनाए हैं, जिस सबका मतलब है कि तुम ही वो मॉन्स्टर हो। अब ये सुनकर ज़ेवियर अपनी सफाई दिए बिना ही यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वेंसडे के अंकल और थिंग बाहर आते हैं, जो कि अब तक यहाँ छुपे हुए थे। फिर वेंसडे के अंकल वेंसडे को यहाँ एक पिक्चर के पीछे छुपी हुई तिजोरी दिखाते हैं, जिसमें लॉक लगा होता है। थिंग उस लॉक को खोलता है और इसके अंदर इन्हें वही डायरी मिल जाती है, जिसके बाद वेंसडे अपने रूम में जाकर उस डायरी को पढ़ती है, और इसके अंदर इन्हें हाइड के बारे में पता चलता है। और इसमें लिखा होता है कि हाइड एक आर्टिस्ट जैसा है, और वो तब तक मॉन्स्टर नहीं बनता जब तक किसी दर्दनाक घटना या हिप्नोसिस से उसे जगाया ना जाए। और हिप्नोसिस से जो भी उसे जगाता है, हाइड उसे अपना मास्टर मानता है, और वो अपने मास्टर के हर एक चाल में उसका साथ देता है। अब ये पढ़कर वेंसडे समझ जाती है कि किरर एक नहीं बल्कि दो हैं, एक जो मॉन्स्टर है और दूसरा जो उस मॉन्स्टर का मास्टर है, जो कि उसे कंट्रोल कर रहा है। अब अगले दिन वेंसडे ज़ेवियर को देखती है, जो कि काफी घबराया हुआ होता है और किसी से कॉल पर बात करके मिलने की बात कर रहा होता है। वेंसडे ज़ेवियर से पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो, लेकिन ज़ेवियर वेंसडे को ये बताने से मना कर देता है और फिर यहाँ से कहीं चला जाता है। लेकिन वेंसडे अपने अंकल के साथ ज़ेवियर का पीछा करती है और देखती है कि ज़ेवियर डॉक्टर किनबर्ट से मिल रहा है। अब इससे वेंसडे समझ जाती है कि जरूर ज़ेवियर ही वो मॉन्स्टर है और डॉक्टर किनबर्ट ही उसकी मास्टर है, जो कि उसे कंट्रोल कर रही है। अब ये सब जानने के बाद वेंसडे नेवरमोर जाकर प्रिंसिपल विलियम्स को ये बताने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर किनबर्ट यहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं, इसलिए वेंसडे अभी प्रिंसिपल विलियम्स को कुछ भी नहीं बताती। फिर वेंसडे डॉक्टर किनबर्ट से पूछती है कि क्या उन्हें हिप्नोथेरेपी करना आती है, जिस पर डॉक्टर किनबर्ट कहती है कि हाँ, वो हिप्नोथेरेपी कर सकती हैं, और इससे वेंसडे को यकीन हो जाता है कि डॉक्टर किनबर्ट ने हिप्नोथेरेपी की मदद से ही ज़ेवियर के अंदर के मॉन्स्टर को जगा दिया है। अब इसके बाद वेंसडे कैफे में जाती है, जहाँ वो टाइलर से मिलती है, और टाइलर वेंसडे से अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है। और पिछली बार जो भी हुआ था उस सब की वजह से अब वेंसडे टाइलर को मना नहीं कर पाती, और फिर रात में वेंसडे टाइलर के साथ क्रैशटन की गुफा में जाती है, जहाँ टाइलर ने उस जगह को डेकोरेट कर लिया होता है, और यहाँ ये दोनों मूवी देखते हैं। अब जब ये दोनों किस करने वाले होते हैं तो तब यहाँ टाइलर के रेड शेरिफ गैल्पिन आ जाते हैं। फिर इसके बाद वेंसडे यहाँ से वापस नेवरमोर चली जाती है, लेकिन जब वो अपने रूम में जाती है तो यहाँ सारा सामान बिखरा होता है, और यहाँ किसी ने थिंग के चाकू मार दिया होता है, जिससे थिंग काफी जख्मी हो गया था। ये देखकर वेंसडे तुरंत थिंग को अपने अंकल फेस्टर के पास ले जाती है, जो कि किसी तरह थिंग की जान बचा लेते हैं। वेंसडे थिंग से पूछती है कि ये सब किसने किया, लेकिन थिंग कहता है कि उस पर किसी ने पीछे से हमला किया था। अब यही वेंसडे के अंकल का भी यहाँ से जाने का टाइम आ चुका था, और वो कल यहाँ से जाने वाले थे। इसके बाद वेंसडे प्रिंसिपल विलियम्स के पास जाती है और सब कुछ बताती है, और कहती है कि उसने मेरे रूम से नाथानियल फॉकनर की डायरी भी चुरा ली है। यहाँ प्रिंसिपल विलियम्स को भी उस डायरी के बारे में पता था, और इस पर वेंसडे प्रिंसिपल विलियम्स से कहती है कि फिर तो आपको ये भी पता होगा कि उस मॉन्स्टर को हाइड कहते हैं। अब यहाँ मिस थॉर्नेट भी होती हैं, जो कि ये सारी बातें सुन रही होती हैं, और प्रिंसिपल विलियम्स मिस थॉर्नेट को बाहर भेजकर वेंसडे को हाइड के बारे में बताती हैं, और कहती है कि नाथानियल फॉकनर ने हाइड पर खास रिसर्च की थी, और उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या हाइड पूरे होश हवास में खून करते हैं या अंधाधुंध, और वो किसी भी नतीजे पर पहुँचने से पहले ही एक हाइड के द्वारा मारे गए। प्रिंसिपल विलियम्स बताती है कि हाइड बहुत खतरनाक होते हैं, और इसलिए उन्हें 30 साल पहले नेवरमोर से निकाल दिया गया था। अभी जानकर वेंसडे कहती है कि आपने शेरिफ को ये सब क्यों नहीं बताया, जिस पर प्रिंसिपल विलियम्स कहती है कि अगर वो ऐसा करती तो नेवरमोर पूरी तरह से बंद हो जाता, और उन्होंने जो कुछ भी किया यहाँ के स्टूडेंट्स को बचाने के लिए किया है। अब इसके बाद वेंसडे यहाँ से चली जाती है। फिर वेंसडे को बियांका मिलती है, जो कि कहती है कि मुझे मेयर वोकर के मर्डर के बारे में कुछ पता चला है, और बियांका वेंसडे को नाइट शील्ड की लाइब्रेरी में ले जाती है, जहाँ मेयर का बेटा लूकस होता है, जो कि वेंसडे को कुछ पेपर्स दिखाता है और बताता है कि उसके डैड आउटरीच डे के बाद से ही लॉरेल गेट्स को ट्रैक कर रहे थे। लूकस बताता है कि इसमें लिखा है कि लॉरेल गेट्स की मृत्यु डूबने की वजह से हो गई थी, मगर उसकी डेथ बॉडी अब तक नहीं मिली है। अब यहाँ वेंसडे उन पेपर्स को पढ़ती है और उसे पता चलता है कि 1 साल पहले 90 साल की एक रईस औरत ने गेट्स के उस घर को खरीद दिया था, लेकिन अचानक से उसकी डेथ हो गई, और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी नर्स के नाम कर गई थी, जिसका नाम टेरेसा एलिग्लो है, और ये नाम लॉरेल गेट्स का एनाग्राम होता है, जिससे अब ये तीनों समझ जाते हैं कि लॉरेल गेट्स जिंदा है, और वो भेस बदल कर जेरिको आ गई है, और वो उन सभी से बदला लेना चाहती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली तबाह हो गई थी। और वो लोग हैं वेंसडे के डैड मेयर वोकर और वो डॉक्टर के साथ पूरा नेवरमोर। अब वेंसडे समझ जाती है कि लॉरेल गेट्स ही उस मॉन्स्टर हाइड को कंट्रोल करती हैं, जिस सब का मतलब है कि अगर ज़ेवियर वो मॉन्स्टर है और डॉक्टर किनबर्ट उसे कंट्रोल कर रही हैं, तब डॉक्टर किनबर्ट ही लॉरेल गेट्स हैं, जो कि भेस बदल कर यहाँ रह रही हैं।
और अब वेंसडे ये जानने के बाद डॉक्टर किनबर्ग के पास जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप ही लॉरा गर्ट्स हो और आपने ही मेयर वोका को मारा है। वेंसडे डॉक्टर किनबर्ग से कहती है कि आपने यूजीन के रूम में वो फ्लावर्स छोड़कर गलती कर दी, क्योंकि वैसे ही फ्लावर्स आपके पुराने घर के उसी रूम में भी थे। लेकिन डॉक्टर किनबर्ग कहती है कि मुझे नहीं पता तुम ये सब क्या कह रही हो। अब यहाँ वेंसडे डॉक्टर किनबर्ग से कहती है कि खेल खत्म हो चुका है लॉरा गर्ट्स, जिसके बाद वेंसडे यहाँ से चली जाती है। लेकिन डॉक्टर किनबर्ग काफी गुस्से में होती हैं और अब वो प्रिंसिपल वीम्स को कॉल करती हैं और बताती हैं कि वेंसडे अभी अभी उनके ऑफिस में घुस आई थी और उसका बर्ताव बिल्कुल पागल जैसा था। अब डॉक्टर किनबर्ग प्रिंसिपल वीम्स से बात कर ही रही होती है कि तभी यहाँ वही मॉन्स्टर आकर डॉक्टर किनबर्ग पर भी हमला कर देता है और इसके बाद वेंसडे और प्रिंसिपल वीम्स को पता चलता है कि डॉक्टर किनबर्ग की भी अब डेथ हो गई है। और ये सुनकर वेंसडे कहती है कि अब बहुत हो गया और वेंसडे अब जेवियर के आर्ट स्टूडियो में जाती है, जहाँ उसके हाथों में वही चाकू होता है जिससे किसी ने थिंक पर हमला किया था। और यहाँ वेंसडे जेवियर से कहती है कि ये तुम्हारा चाकू है जो कि थिंक के अंदर रह गया था। यहाँ वेंसडे को एक पेंटिंग भी मिलती है जो कि डॉक्टर किनबर्ग की होती है, जिस पर उसी मॉन्स्टर के पंजों के निशान भी होते हैं और ये जेवियर ने हाल ही में बनाई होती है। और फिर वेंसडे को यहाँ रोवन का इनहेरर, यूजीन का चश्मा और डॉक्टर किनबर्ग का नेकलेस मिलता है, जो कि सबूत है कि जेवियर ही वो मॉन्स्टर है और उसने ही इन सभी लोगों को मारा है। अब इसके बाद वेंसडे शेरिफ डेल्पिन के हाथों जेवियर को अरेस्ट करवा देती है, लेकिन जेवियर कहता है कि उसने ये सब नहीं किया है, किसी और ने ये सब यहाँ रखकर उसे फंसाया है, जो कि सच भी होता है। जेवियर वो मॉन्स्टर नहीं होता, लेकिन शेरिफ और वेंसडे को यही लगता है कि वो मॉन्स्टर जेवियर ही है, इसलिए शेरिफ जेवियर को अरेस्ट कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। फिर वेंसडे अपने रूम में वापस जाती है और यहाँ एनिड अब वापस वेंसडे के रूम में रहने आ गई होती है और यहाँ वेंसडे और एनिड में फिर से दोस्ती हो जाती है। फिर एनिड वेंसडे से टाइलर के साथ डेट के बारे में पूछती है और वेंसडे कहती है कि वहाँ कोई बीच में आ गया था। और फिर एनिड वेंसडे को बताती है कि आज रात टाइलर की लेट शिफ्ट है और ये जानकर वेंसडे टाइलर के पास कैफे में जाती है, जहाँ टाइलर अकेला होता है। और यहाँ वेंसडे और टाइलर एक दूसरे को किस करते हैं और तभी वेंसडे को एक विजन दिखता है जिसमें वो डॉक्टर किनबर्ग को देखती है और वेंसडे को पता चलता है कि जिस मॉन्स्टर ने डॉक्टर किनबर्ग को मारा है वो और कोई नहीं बल्कि टाइलर है, यानी टाइलर ही वो मॉन्स्टर है। और अब ये जानने के बाद वेंसडे डॉक्टर तुरंत यहाँ से भागती है और वापस नेवरमोर जाती है, जिसके साथ ही ये 7th एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। और अब लास्ट एपिसोड स्टार्ट होता है, जहाँ वेंसडे टाइलर को झूठ बोलकर सुनसान जगह पर बुलाती है और वेंसडे टाइलर से कहती है कि उसे पता चल गया कि वही असली मॉन्स्टर हाइड है। वेंसडे टाइलर से पूछती है कि तुमने अपने मास्टर डॉक्टर किनबर्ग को क्यों मारा, क्योंकि हाइड तो अपने मास्टर के वफादार होते हैं। यहाँ वेंसडे अब सारी मिस्ट्री समझ गई होती है। वो टाइलर से कहती है कि मैं आउटरीच डे पर तुम्हें बताकर पुराने मीटिंग हाउस में गई थी और तुमने अपनी मास्टर को ये सब बता दिया होगा और तुम्हारी मास्टर ने ही मुझ पर नजर रखने के लिए तुम्हें मेरे पीछे भेजा। और रेवन डांस की रात तुमने मुझे और यूजीन को गुफा की बात करते हुए सुन लिया था और फिर जाकर अपने मास्टर को बता दिया होगा। इससे तुम्हारे मास्टर डॉक्टर किनबर्ग ने जाकर गुफा में आग लगा दी और यूजीन ने उन्हें देख लिया होगा और इसी वजह से उन्होंने यूजीन को मारने के लिए तुम्हें भेजा। और गेट्स के पुराने घर में तुमने खुद को अपने आप ही जख्मी कर लिया होगा ताकि किसी को भी तुम्हारे ऊपर शक न हो। अब यहाँ वेंसडे बियांका और नाइटशेड के कुछ मेंबर्स को अपने साथ लाई थी और इन्हें यहाँ देखकर टाइलर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन बियांका अपने सायरन की मदद से उसे वश में कर लेती है और ये सभी टाइलर को जेवियर के आर्ट स्टूडियो में लाकर बांध देते हैं। और जब टाइलर को होश आता है तो वेंसडे उसे सब सच बताने के लिए कहती है, लेकिन टाइलर वेंसडे से कहता है कि वो नॉर्मल इंसान है। लेकिन अब वेंसडे टाइलर के झांसे में नहीं आती और वेंसडे अब टाइलर को उसकी मॉम की पुरानी पिक्चर दिखाती है और कहती है कि अगर मैंने थोड़ा ध्यान दिया होता तो मैं तुम्हारी मॉम को पहले ही पहचान लेती। और अब वेंसडे बताती है कि तुम्हारी मॉम भी एक आउटकास्ट थी जो कि पहले नेवरमोर में ही थी और वो भी एक हाइड मॉन्स्टर थी, इसलिए तुम भी एक हाइड हो। लेकिन टाइलर अब भी ये नहीं मानता कि वो एक हाइड है और अब वेंसडे टाइलर को हाइड बनाने के लिए टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन टॉर्चर करने से बियांका और बाकी सभी डरने लगते हैं और वेंसडे का साथ देने से मना कर देते हैं और ये सब कुछ प्रिंसिपल वीन्स को बताने के लिए कहते हैं। लेकिन वेंसडे उन सभी की बात नहीं मानती, इसलिए वो सभी जाकर प्रिंसिपल वीन्स को ये सब बता देते हैं और प्रिंसिपल वीन्स शेरिफ को कॉल करके बता देती हैं कि वेंसडे ने टाइलर को बांध रखा है और वो उसे टॉर्चर कर रही है। जिसके बाद शेरिफ तुरंत आकर वेंसडे से टाइलर को बचा लेते हैं। लेकिन अब पुलिस स्टेशन में वेंसडे शेरिफ पर भी शक करने लगती है। उसे लगता है कि शेरिफ को ये सब पहले से ही पता था, लेकिन यहाँ कोई भी अब वेंसडे की बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि वो शुरू से ही हर किसी पर शक कर रही थी। यहाँ शेरिफ वेंसडे से कहते हैं कि जेवियर ही वो मॉन्स्टर है और तुमने उसे पकड़वाने में मदद की थी, इसलिए तुम्हारे ऊपर कोई भी किडनैपिंग का चार्ज नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन शेरिफ अब वेंसडे को तुरंत यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और अब वेंसडे यहाँ से जब जा रही होती है तो टाइलर उसे अपना असली रूप दिखाता है और वेंसडे से कहता है कि वेंसडे कैसा लगा हार के। और टाइलर वेंसडे के सामने उसे बताता है कि वही हाइड है और टाइलर कहता है कि उसे लोगों को मारने में काफी मजा आता है। यहाँ टाइलर वेंसडे से कहता है कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। जिसके बाद टाइलर यहाँ से चला जाता है और अब नेवरमोर वापस आने के बाद प्रिंसिपल वीम्स वेंसडे को नेवरमोर से निकाल देती हैं।
यहाँ प्रिंसिपल वेंसडे से कहती है कि अगर इस सारी बात को तुमने अपने हाथों में लेने के बजाय मेरे पास आती तो हम मिलकर काम कर सकते थे। लेकिन अब प्रिंसिपल वीम्स चाहकर भी वेंसडे की बातों पर यकीन नहीं कर पाती और उससे कहती है कि अपना सामान बांध लो और अपने दोस्तों से मिल लो, क्योंकि कल तुम नेवरमोर से जा रही हो। अब ये सब जानने के बाद वेंसडे जेवियर के पास जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम असली हाइड नहीं हो, बल्कि टाइलर वो हाइड है और उसने ही तुम्हें फंसाया है। जेवियर वेंसडे से पूछते हैं कि तुम्हें ये कैसे पता चला, जिस पर वेंसडे कहती है कि जब वो उसे किस कर रही थी तो उसे विजन्स में ये सब दिखा, और ये सुनकर जेवियर को काफी दुख होता है और अब वो वेंसडे की मदद करने से भी मना कर देता है। वेंसडे जेवियर से कहती है कि नेवरमोर में जल्दी ही ये होने वाला है और अब जेवियर काफी गुस्से में होता है और गुस्से में आकर वो वेंसडे से कहता है कि अगर तुम इस सबको रोकना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ, अगर तुम यहाँ नहीं होगी तो ये सब भी यहाँ नहीं होगा। इसके बाद अब वेंसडे अगले दिन अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने लगती है। इनिट वेंसडे के वापस जाने से काफी दुखी होती है और कहती कि क्या हम प्रिंसिपल वीम्स से फिर से नहीं बच सकते, जिस पर वेंसडे अब कहती है कि जेवियर सही है, अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो ये भविष्यवाणी भी सच नहीं होगी। लेकिन वेंसडे इनिट से कहती है कि उसे टाइलर का यूं खुला घूमना अच्छा नहीं लग रहा है, जिस पर इनिट वेंसडे से कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर टाइलर ने कुछ भी किया तो यहाँ वैम्पायर्स, गोर्गोन्स और वेयरवॉल्व्स की पूरी फौज तैयार रहेगी। अब यहाँ वेंसडे को इनिट से पता चलता है कि कल रात यूजिन को होश आ गया है। इसके बाद अब वेंसडे यूजिन से मिलने जाती है। रास्ते में वेंसडे को बियांका मिलती है और वेंसडे बियांका को वार्न करती है कि खतरे के लिए तैयार रहना, नेवरमोर पे जल्दी ही बड़ा खतरा आने वाला है। अब तभी यहाँ मिस थॉर्नेल भी वेंसडे को बाय कहने आती है और फिर वेंसडे प्रिंसिपल वीम्स से एक आखिरी फेवर मांगती है और जाकर यूजिन से मिलती है और यूजिन को अब होश आ चुका होता है। यहाँ यूजिन वेंसडे को बताता है कि उस रात किसी ने गुफा में आग लगा दी और यूजिन वेंसडे से कहता है कि उसने रेड बूट्स पहने थे। ये सुनकर वेंसडे चौंक जाती है क्योंकि रेड बूट्स तो मिस थॉर्नेल पहनती हैं, जिसका मतलब है कि मिस थॉर्नेल ने ही वो गुफा जलाई है और वही लॉरेल गेट्स भी हैं। साथ ही वो टाइलर को भी कंट्रोल कर रही है, यानी कि वही टाइलर की मास्टर है और मिस थॉर्नेल ने ही टाइलर के अंदर के हाइड को जगाया है। अभी जाने के बाद वेंसडे तुरंत मिस थॉर्नेल के पास जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें लॉरेल गेट्स हो और तुमने ही टाइलर के अंदर के हाइड को जगा दिया है। वेंसडे कहती है कि तुम्हारे डैड के पास शहर के हर एक आउटकास्ट की इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें टाइलर की मॉम के बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया होगा और फिर तुमने बदला लेने के लिए टाइलर को अपने कंट्रोल में कराओ और उसके अंदर के हाइड को जगाया। यहाँ वेंसडे अपने साथ टाइलर को भी लाई होती है और कहती है कि टाइलर ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है। और अब यहाँ मिस थॉर्नेल अपना असली चेहरा दिखाती हैं और बताती हैं कि वही टाइलर की मास्टर है और लॉरेल गेट्स भी हैं। जिसके बाद अब मिस थॉर्नेल टाइलर से वेंसडे पर हमला करने के लिए कहती हैं, लेकिन ये असली टाइलर नहीं होता बल्कि प्रिंसिपल वीम्स होती हैं, जिन्होंने अपना भेष बदला हुआ होता है। और अब ये देखकर मिस थॉर्नेल और लॉरेल गेट्स प्रिंसिपल वीम्स पर पॉइजन इंजेक्ट कर देती हैं, जिस वजह से प्रिंसिपल वीम्स की यहाँ डेथ हो जाती है। और फिर मिस थॉर्नेल वेंसडे पर हमला करके उसे बेहोश कर देती हैं और अपने साथ क्रैकस्टोन की गुफा में ले जाती हैं। थिंक भी ये सब देख रहा होता है और जाकर इनिट को ये सब बताता है। इसी दौरान यूजिन भी इनिट को कॉल करके बता देता है कि इस सब के पीछे की असली विलन मिस थॉर्नेल है। अब ये जानने के बाद कि वेंसडे खतरे में है, यूजिन भी वेंसडे की मदद करने जाता है। दूसरी तरफ जब वेंसडे को होश आता है तो वो अपने आप को जोसेफ क्रैकस्टोन की गुफा में पाती है और यहाँ टाइलर भी आ चुका होता है, जो कि मिस थॉर्नेल की मदद कर रहा होता है। यहाँ मिस थॉर्नेल वेंसडे को बताती है कि उसकी फैमिली की जड़ें जोसेफ क्रैकस्टोन से जाकर मिलती हैं। मिस थॉर्नेल कहती है कि जोसेफ क्रैकस्टोन एक महान इंसान थे, जो कि हम सभी नॉर्मल लोगों को आउटकास्ट से बचाते थे, लेकिन तुम्हारे एंसेस्टर वुडी एडम्स ने उनकी जान ले ली। लेकिन अब मिस थॉर्नेल जोसेफ क्रैकस्टोन को दोबारा जिंदा करने वाली है ताकि वो नेवरमोर और सारे आउटकास्ट को खत्म कर सके, और इसलिए उन्होंने ही उस मीटिंग हाउस से वुडी एडम्स की वही ब्लैक बुक पहले ही चुरा ली थी। और मिस थॉर्नेल बताती है कि जोसेफ क्रैकस्टोन को वेंसडे के जरिए वापस लाया जा सकता है, क्योंकि वुडी एडम्स ने उन्हें मार तो दिया था, लेकिन उन्हें मारना काफी नहीं था, इसलिए वुडी एडम्स ने उनकी सोल को कर्ज किया और वुडी एडम्स के वंशज के खून से ही इस कर्ज को हटाया जा सकता है। और यही वजह थी कि वुडी एडम्स ने वेंसडे को वार्न किया था कि तुम ही चाबी हो। और अब मिस थॉर्नेल वेंसडे के खून के जरिए, सुपर नेचुरल पावर्स के जरिए जोसेफ क्रैकस्टोन को वापस जिंदा करती है और अब जोसेफ क्रैकस्टोन वापस आ जाता है। मिस थॉर्नेल उसे बताती है कि वो उसकी वंशज है और उसने ही उन्हें वापस जिंदा किया है ताकि वो पूरे आउटकास्ट और नेवरमोर को खत्म कर सके। अब यहाँ वेंसडे ने भी अपने आप को छुड़ा लिया होता है, लेकिन जोसेफ क्रैकस्टोन वेंसडे को वुडी एडम्स समझकर उस पर चाकू से हमला करता है और फिर ये दोनों आउटकास्ट और नेवरमोर को खत्म करने के लिए नेवरमोर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूजिन की मॉम शेरिफ को कॉल करके बताती है कि नेवरमोर में कुछ तो चल रहा है जो कि अच्छा नहीं है, इसलिए अब शेरिफ जेवियर के साथ ही नेवरमोर जाते हैं। वहीं नेवरमोर में इनिट सबको बताती है कि सबके पीछे की मेन विलन मिस थॉर्नेल है और उन्होंने प्रिंसिपल वीम्स को भी मार दिया है। यहाँ इनिट बियांका और बाकी सबसे कहती है कि हमें सभी स्टूडेंट्स को नेवरमोर से कहीं दूर ले जाना होगा, क्योंकि यहाँ अब ये भविष्यवाणी सच होने वाली है।
जिसके बाद अब बियांका और उसके दोस्त अपने सायरन की मदद से लोगों को अपने वश में करते हैं और एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। इसी दौरान इनिड थिंग के साथ वेंसडे को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है। वहीं क्रैक्सटन की गुफा में वेंसडे जख्मी होती है, लेकिन तभी यहाँ बूढ़ी एडम्स आती है और वेंसडे को बताती है कि हमें क्रैक्सटन को मारने के लिए उसके दिल पर चाकू से हमला करना होगा, तभी हम उसे हमेशा के लिए मार पाएंगे। जिसके बाद अब बूढ़ी एडम्स वेंसडे को ठीक कर देती है और वेंसडे बिल्कुल ठीक होकर वापस नेवरमोर जाती है। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ गैल्पिन टायलर को ट्रैक कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि टायलर की मुंह में एक हाइड थी और उन्हें शक होता है कि कहीं टायलर भी एक हाइड ना हो। और वो देखते हैं कि टायलर इस वक्त जंगलों के अंदर है, इसलिए वो जेवियर को वहीं छोड़कर टायलर के पास जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनिड जंगलों में वेंसडे के पास आ रही होती है और तभी एनिड, जो कि अब तक वेयरवुल्फ नहीं बन पाती थी, वो आज ब्लड मून के रात वेयरवुल्फ बन जाती है। दूसरी तरफ वेंसडे भी नेवरमोर आ रही होती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे टायलर मिलता है, जो कि अब अपने मॉन्स्टर वाले रूप में आता है और वेंसडे को रोकने के लिए उस पर हमला कर देता है। मगर तभी यहाँ इनिड आ जाती है, जो कि वेयरवुल्फ बन चुकी थी, और इनिड वेंसडे को टायलर से बचा लेती है। और फिर वेंसडे समझ जाती है कि ये इनिड है और अब इनिड टायलर से फाइट करती है और वेंसडे नेवरमोर क्रैक्सटन को रोकने जाती है। वहीं जोसेफ क्रैक्सटन अब नेवरमोर को तबाह करने यहाँ आ गया होता है और वो मिस थॉर्नेल को यहाँ से भगा देता है। फिर जोसेफ क्रैक्सटन यहाँ आग लगा देता है। वहाँ दूसरी तरफ थिंग जाकर जेवियर को आजाद कर देता है और अब तक टायलर के रेड जंगलों में टायलर के पास पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि टायलर ही वो मॉन्स्टर है। यहाँ इनिड टायलर से फाइट कर रही होती है और वो टायलर पर भारी पड़ती है और इनिड टायलर को मारकर बेहोश कर देती है और फिर टायलर अपने असली रूप में आ जाता है। जिसके बाद इनिड भी अपने असली रूप में आ जाती है। वहीं नेवरमोर में सभी स्टूडेंट नेवरमोर से बाहर आ रहे होते हैं और अब वेंसडे यहाँ आकर जोसेफ क्रैक्सटन को रोकने के लिए एक तलवार लेती है और उससे लड़ने जाती है। तभी यहाँ जेवियर भी आ जाता है और क्रैक्सटन पर तीर से हमला करता है, लेकिन जोसेफ क्रैक्सटन उस तीर को रोककर वापस जेवियर पर ही हमला कर देता है। लेकिन वेंसडे बीच में आकर जेवियर को बचा लेती है और फिर वेंसडे जेवियर को यहाँ से सभी लोगों को बाहर निकालने के लिए कहती है। हालांकि जेवियर यहाँ वेंसडे के साथ मिलकर जोसेफ क्रैक्सटन को रोकना चाहता है, लेकिन वेंसडे उसे बाकी सबको यहाँ से निकालने के लिए कहती है और अब जेवियर यहाँ से चला जाता है। फिर वेंसडे दोबारा खड़ी होकर जोसेफ क्रैक्सटन से फाइट करती है और यहाँ वेंसडे जोसेफ क्रैक्सटन को काफी अच्छी टक्कर देती है, लेकिन तभी यहाँ उसकी तलवार टूट जाती है और अब जोसेफ क्रैक्सटन वेंसडे को मारने वाला होता है। मगर तभी बियांका पीछे से आकर जोसेफ क्रैक्सटन पर हमला कर देती है और मौके का फायदा उठाकर वेंसडे जोसेफ क्रैक्सटन के दिल पर हमला करती है, जिससे अब जोसेफ क्रैक्सटन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मगर तभी यहाँ मिस थॉर्नेल वेंसडे को मारने के लिए गन लेकर आ जाती हैं, लेकिन तभी यहाँ यूजीन अपनी बीस के साथ आता है और उनसे मिस थॉर्नेल को रोकता है और वेंसडे मिस थॉर्नेल को मारती है। जिसके बाद हम इनिड को देखते हैं, जो कि अब जंगल से वापस अपने दोस्तों के पास आ जाती है और अब नेवरमोर से वेंसडे, यूजीन और बियांका बाहर निकलते हैं और इस बार वेंसडे, जो कि अब तक किसी को भी हक नहीं करती थी, वो इनिड को हक करती है। जिसके बाद यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर अगले दिन वेंसडे जिस नोवेल पर काम कर रही थी वो भी कंप्लीट हो जाती है। जिसके साथ ही इस बड़ी घटना के होने के बाद नेवरमोर की सभी क्लासेस को कैंसिल कर दिया जाता है और अब वेंसडे अपने सभी दोस्तों को बाय कहती है और फिर जेवियर से जाकर मिलती है और जेवियर को अब सच पता लगने के बाद जेल से आजाद कर दिया गया होता है और उस पर लगे सारे चार्जेस को भी खत्म कर दिया जाता है। और यहाँ जेवियर वेंसडे को एक फोन गिफ्ट करता है, जिसके बाद वेंसडे नेवरमोर से चली जाती है। मगर रास्ते में वेंसडे उसी फोन को चेक करती है, जिसमें किसी अननोन नंबर से एक मैसेज आया होता है, जो कि वेंसडे से कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ और वो वेंसडे को मारने की धमकी देता है। यानी मिस थॉर्नेल और टायलर के अलावा भी एक और विलन अभी बाकी है। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ वेंसडे एडम्स का एपिसोड 8 और सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, ये थी वेंसडे एडम्स की सीजन 1 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।